हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लेसेंटा एंड प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा क्या है? माता और भ्रूण के बीच में पाया जाने वाला संबंध है जिसके माध्यम से भ्रूण जो है वो पोषण प्राप्त करता है और उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालता है। तो क्या है, यहाँ देखिए परिभाषा, माता और भ्रूण को आपस में जोड़ने वाली, माता और भ्रूण को, माने ये माता के गर्भाशय की दीवार है तो माता और भ्रूण को जोड़ने वाली एक अस्थाई, है ना। अस्थाई इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये गर्भावस्था तक स्थित रहता है, भ्रूण के विकास की अवस्था तक, उसके बाद फिर बच्चे के जन्म के साथ बाहर निकल जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है अस्थाई। तो माता और भ्रूण को आपस में जोड़ने वाली एक अस्थाई डिस्क लाइक संरचना, इस तरह से ये डिस्क के समान संरचना होती है, इसलिए डिस्क लाइक कहते हैं। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक इसलिए क्योंकि इसकी संरचना में दोनों ही ऊतकों का भाग योगदान होता है, एक तो भ्रूणीय ऊतक का और ऊपर की ओर मातृ ऊतक का, दोनों ही ऊतकों का योगदान होता है, इसलिए कहा जाता है संरचनात्मक। और क्रियात्मक इसलिए कि भ्रूण जो है अपनी समस्त जैविक क्रियाओं के लिए किस पर डिपेंड करता है? माता पर, इसलिए इसको कहा जाता है क्रियात्मक इकाई, जिसके द्वारा भ्रूण माता से पोषण लेता है और अन्य जैविक क्रियाओं को करता है, पोषण लेता है, साथ ही साथ अन्य जैविक क्रियाओं को पूर्ण करता है। तो इस संरचना में किसका भाग होता है? एक तो 80% होता है एम्ब्रियो का और 20% होता है मातृ ऊतक का या मैटरनल टिश्यू का होता है। इनमें ह्यूमन में जो प्लेसेंटा पाया जाता है उसको कहा जाता है कोरियोनिक प्लेसेंटा। इन टर्म्स को याद रखिए, ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बहुत बनते हैं इस पर। तो कोरियोनिक प्लेसेंटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोरियन से बना होता है ये। अब कोरियन क्या है? भ्रूण के सबसे बाहर की ओर, ये जैसे ये एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियो के बाहर की ओर ये जो पाया जा रहा है झिल्ली, इसे कहा जाता है बाहरी झिल्ली या बाहरी मेम्ब्रेन को कोरियन कहा जाता है। और इसी कोरियन के द्वारा प्लेसेंटा का निर्माण होता है, इसीलिए कहा जाता है कि इस प्रकार के प्लेसेंटा को कोरियोनिक प्लेसेंटा कहा जाता है। मेटाडिस्कॉइडल दूसरा शब्द आता है मानव प्लेसेंटा के बारे में, मेटाडिस्कॉइडल कहा जाता है। पहले पूरा ट्रोफोब्लास्ट में, देखिए ब्लास्टोसिस्ट में जब बाहर की ओर ट्रोफोब्लास्ट होता है और अंदर की ओर इनर सेल मास होता है, तो जब इम्प्लांटेशन होता है तो जैसे ही गर्भ में इम्प्लांटेशन होता है, माता के गर्भ में या एंडोमेट्रियम में धंसता है ब्लास्टोसिस्ट, उसी समय ट्रोफोब्लास्ट जो बाहर का लेयर होता है उसमें विलाई बन जाता है, उसको कहते हैं ट्रोफोब्लास्टिक विलाई या कोरियोनिक विलाई कहते हैं। ये कोरियोनिक विलाई पहले पूरी चारों तरफ स्थित होता है, इस तरह से भ्रूण के चारों तरफ स्थित होता है ये कोरियोनिक विलाई। लेकिन जब भ्रूण जो है वो माता की गर्भाशय की दीवार में एक जगह केंद्रित हो जाता है, जब लगता है तब क्या होता है, आगे भ्रूण जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है ये चारों तरफ की जो कोरियन के चारों तरफ विलाई होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं या डिजनरेट हो जाते हैं और एक जगह पर डिस्क नुमा स्थित हो जाता है। एक ही जगह पर गर्भाशय की दीवार से ये कोरियोनिक विलाई बच जाते हैं या शेष रह जाते हैं, इसीलिए इस और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है मेटाडिस्कॉइडल। पहले तो ट्रोफोब्लास्ट जो है वो चारों तरफ एक अंकुर या विलाई का निर्माण करते हैं और बाद में सिर्फ ये कोरियन लेयर जो है वो एक डिस्क नुमा संरचना में शेष रह जाते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है मेटाडिस्कॉइडल। पहले पूरा ट्रोफोब्लास्ट में बनता है, फिर उसके बाद ये कोरियोनिक विलाई बाद में एक डिस्क नुमा क्षेत्र में शेष रह जाता है, इसीलिए कहा जाता है मेटाडिस्कॉइडल टाइप। दूसरा और एक चीज़ कहा जाता है हीमोकोरियल टाइप का। तो हीमोकोरियल किसको कहेंगे? कोरियोनिक विलाई का सीधा संपर्क माता के ब्लड से होने के कारण होता है। तो माता के ब्लड से सीधा संपर्क, इस तरह से कोरियोनिक विलाई जो है यहाँ पर माता के ब्लड से सीधा ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स की दीवार भी टूट चुकी रहती हैं और ब्लड जो है वो सीधे कोरियोनिक विलाई के बीच में मातृ ऊतक का जो हिस्सा होता है वहाँ पर लैक्यूनी स्थित होता है और इसमें आकर ब्लड जो है वो भरे रहते हैं। तो इस तरह से ये कोरियोनिक विलाई जो बना हुआ है वो पूरी तरह से माता के ब्लड से नहाया हुआ होता है या सना हुआ होता है, इसलिए इसको कहा जाता है हीमोकोरियल। हीमो माने हीम से मतलब ब्लड से होता है और कोरियल मीन्स कोरियोनिक विलाई। तो कोरियोनिक विलाई का सीधा संपर्क किससे होता है? कोरियोनिक विलाई का सीधा संपर्क मातृ ऊतक या मातृ ब्लड से होता है, माता के रक्त से सीधा संपर्क होता है, इसलिए इसको कहा जाता है हीमोकोरियल। अम्बिलिकल कॉर्ड या फिटस को प्लेसेंटा से जोड़ने वाली एक नाल है। अम्बिलिकल कॉर्ड या गर्भनाल जो होता है वो क्या है? भ्रूण को प्लेसेंटा से जोड़ने वाली एक नाल होती है। इसी नाल के माध्यम से एम्ब्रियो की आर्टरीज और वेन यानी धमनी और शिराएं जो होती हैं वो कोरियोनिक विलाई तक जाती हैं और कोरियोनिक विलाई का सीधा संपर्क किससे होता है? मातृ ब्लड से होता है। तो यहाँ पर भ्रूण को पोषण भी इन्हीं विलाई के माध्यम से होता है, कोरियोनिक विलाई के माध्यम से, जिसमें
गर्भनाल से भ्रूण के जो ब्लड वेसल्स हैं वो पहुँचे हुए होते हैं। तो पूर्ण रूप से भ्रूण जो होता है या एम्ब्रियो माता पर एक परजीवी की भांति होता है। माता के गर्भाशय के अंदर एक पैरासाइट की भांति होता है। जिस तरह से एक पैरासाइट होस्ट के शरीर पर पूरी तरह से डिपेंड होता है, निर्भर होता है, उसी तरह से ये एम्ब्रियो अपने सारे जैविक क्रियाओं के लिए किस पर डिपेंड होता है? माता के गर्भाशय पर डिपेंड होता है या माता के शरीर पर डिपेंड होता है। तो ये दोनों के बीच में कनेक्शन है, लेकिन एक फिर भी दोनों का जो है ब्लड आपस में फ्यूज़ नहीं है, माने एम्ब्रियो का ब्लड और माता का ब्लड जो है वो एक मिला हुआ नहीं है, बल्कि इस कोरियोनिक बिलाई, इस झिल्ली के द्वारा जो है वो अलग हैं। प्लेसेंटा का संरचना और विकास को समझने के लिए इसको देखते हैं। ये ट्रोफोब्लास्ट है, ब्लास्टोसिस्ट है। ब्लास्टोसिस्ट के बाहर की ओर जो है वो क्या है? ट्रोफोब्लास्ट है, और अंदर की ओर इनर सेल मास है। इनर सेल मास से इस तरह से भ्रूण का विकास होगा, और बाहर की ओर ट्रोफोब्लास्ट से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स यानी कि अतिरिक्त झिल्लियों का निर्माण होगा। ये हम उसमें पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं गेस्टुलेशन के अंतर्गत। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती हैं? एक तो भ्रूण की चारों तरफ बाहर की ओर एक एमनियन झिल्ली होती है जो भ्रूण को घेर कर रखती है, आंतरिक झिल्ली एमनियन है ना। उसके भीतर में फ्लूइड पाया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड, जिस पर ये भ्रूण तैरता रहता है। और उसके बाहर की ओर जो होती है सबसे बाहरी झिल्ली कोरियन होती है, और वो कोरियन का निर्माण किससे होता है? ट्रोफोब्लास्ट से होता है। तो सबसे पहले जब ये ट्रोफोब्लास्ट जो है वो गर्भाशय की दीवार में जैसे ही धंसता है, उसके चारों तरफ इस तरह से विलाई का निर्माण हो जाता है, ट्रोफोब्लास्टिक विलाई का, और इसी के द्वारा ये भ्रूण जो है वो विकसित होता हुआ भ्रूण गर्भाशय की दीवार से विसरण की प्रक्रिया के द्वारा उनकी कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करता रहता है। लेकिन आगे जब भ्रूण का विकास होता है और गेस्टुलेशन प्रोसेस होती हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है और सारी मेम्ब्रेन्स भ्रूण के चारों तरफ की सुरक्षात्मक झिल्लियाँ बन जाती हैं, तब उसी दौरान ये बाह्य झिल्ली जो होती है कोरियन है ना, भ्रूण के जो बाहर की सबसे बाहर की झिल्ली होती है, ये कोरियन ऑरेंज कलर से दिखाया गया है, कोरियन बाहरी झिल्ली होती है। वो झिल्ली चारों तरफ से क्या करती हैं? चारों तरफ का जो ट्रोफोब्लास्टिक बिलाई है नष्ट हो जाता है, और ये कोरियन झिल्ली जो है बाहर की ओर अंगुलीनुमा प्रवर्ध बनाकर यूटेरस की एंडोमेट्रियम वॉल में धंस जाता है। तो ये एंडोमेट्रियम वॉल में इस तरह से विलाई जो है वो धंस जाता है। तो जहाँ जहाँ एंडोमेट्रियम वॉल भ्रूण का प्रोजेक्शन है, उसके अंदर की ओर क्या है? एंडोमेट्रियम का प्रोजेक्शन है। तो इस तरह से यहाँ पर एंडोमेट्रियम या अंतः दीवार जो है वो अंदर की ओर विलाई के अंदर की ओर धंसी हुई है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है वो प्लेसेंटा का निर्माण करेगा। यहाँ से कोरियोनिक विलाई जो होंगी आगे की ओर इस तरह से देख रहे हैं, ये उभरा हुआ संरचना कोरियोनिक विलाई, और अंदर की ओर गर्भाशय का धंसा हुआ संरचना ये। तो ये दोनों आपस में मिलकर एक डिस्क नुमा संरचना का निर्माण करती हैं, रेड भूरे रंग की, और ये कहलाता है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के निर्माण के समय में अंतः स्तर जो है या एंडोमेट्रियम अधिक वेस्कुलराइज्ड हो जाती है, मॉडिफाइड हो जाती है, और उसको कहते हैं डेसिडुआ, है ना। तो वास्तव में प्लेसेंटा के निर्माण में डेसिडुआ बेसिलिस जो है वो भाग लेता है। तो एंडोमेट्रियम 3 प्रकार से अरेंज होती हैं। एक तो होता है इस तरह से भ्रूण की दीवार में धंस गया है, तो यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम था ये भ्रूण को चारों तरफ से घेरते हुए स्थित है, तो ये कहलाएगा डेसिडुआ पेराइटेलिस, भ्रूण के चारों कैप्सुलरिस, ये डेसिडुआ कैप्सुलरिस कहलाएगा। और भ्रूण और यहाँ पर मायोमेट्रियम और कोरियोनिक बिलाई के बीच में जो एंडोमेट्रियम का स्पेस है, जो कोरियोनिक बिलाई के साथ में मिलकर प्लेसेंटा का निर्माण कर रहा है, तो ये कहलाता है इस तरह का, कहाँ गया ये कहलाता है एंडोमेट्रियम का डेसिडुआ बेसिलिस। तो डेसिडुआ बेसिलिस और कोरियोनिक विलाई जो है वो आपस में मिलकर प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं। तो प्लेसेंटा के निर्माण में एंडोमेट्रियम या अंतः स्तर का कौन सा स्तर भाग लेता है? ये डेसिडुआ बेसिलिस। तो डेसिडुआ क्या है? वास्तव में मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम है या रूपांतरित अंतः स्तर है गर्भाशय का, जो कि भ्रूण को लगने के लिए स्थान प्रदान करता है, प्लेसेंटा के निर्माण में भाग लेता है और भ्रूण को चारों तरफ एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। तो बाहर की ओर जो भ्रूण के या एम्ब्रियो के बाहर की ओर स्थित लेयर है वो कहलाता है, यहाँ पर देखिए डेसिडुआ कैप्सुलरिस, है ना, गर्भाशय में प्रोजेक्शन के रूप में बाहर निकल रहा है। तो सबसे भ्रूण के आंतरिक दीवार एमनियन है, एमनियन के बाहर की ओर कोरियन है, और कोरियन के बाहर की ओर जो है वो इस तरह से
ये एंडोमेट्रियम की वॉल है। तो ये एमनियन है, एमनियन चारों तरफ से घेर लेगा। फिर कोरियन है, बाहरी स्तर कोरियन है और कोरियन के सबसे बाहर की ओर एंडोमेट्रियम है। तो भ्रूण को चारों तरफ से जो एम्ब्रियो को घेर कर रखता है ये कहलाता है डेसिडुआ कैप्सुलेरिस। और भ्रूण का वह एंडोमेट्रियम का वह पार्ट जो कोरियोनिक बिलाई के संपर्क में है और प्लेसेंटा के निर्माण में भाग ले रहा है, यह भाग कहलाता है डेसिडुआ बेसिलिस। डेसिडुआ बेसिलिस कहलाता है। और बाकी की जो गर्भाशय में एंडोमेट्रियम स्थित होता है वो कहलाता है डेसिडुआ पेराइटेलिस। तो 3 हो गए। एंडोमेट्रियम जो है वो मॉडिफाइड होकर 3 भाग बनाती हैं। कौन कौन सी? डेसिडुआ बेसिलिस बनाती हैं जो कोरियोनिक विलाई के संपर्क में स्थित होती हैं और प्लेसेंटा निर्माण में भाग लेती हैं। डेसिडुआ कैप्सुलेरिस होती हैं जो चारों तरफ से भ्रूण के कोरियन के बाहर की ओर भ्रूण को घेर कर रखती हैं, गर्भाशय की कैविटी में बाहर प्रोजेक्शन के रूप में निकली जाती हैं, डेसिडुआ कैप्सुलेरिस कहलाती हैं। और बाहर की ओर जो अन्य जो गर्भाशय का दीवार होता है, आंतरिक दीवार, ये अन्य भाग में स्थित गर्भाशय का एंडोमेट्रियम है वो कहलाता है डेसिडुआ पेराइटेलिस। तो ये 3 प्रकार के एंडोमेट्रियम जो है वो मॉडिफाइड होकर भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करते हैं एम्ब्रियो को, और एम्ब्रियो को लगने के लिए प्लेसेंटा निर्माण में भाग लेते हैं। तो प्लेसेंटा निर्माण में एंडोमेट्रियम का कौन सा पार्ट भाग लेता है? एंडोमेट्रियम का डेसिडुआ बेसिलिस। प्लेसेंटा के फंक्शंस या कार्य की बात करें तो सबसे पहला कार्य तो होता है पोषक पदार्थों का परिवहन। पोषक पदार्थों का परिवहन या न्यूट्रिएंट मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि माता के ब्लड से जितने भी न्यूट्रिएंट मटेरियल्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा हो रहा है? प्लेसेंटा के द्वारा हो रहा है। माता का ब्लड का सीधा संबंध किससे है? कोरियोनिक बिलाई से है जो प्लेसेंटा का निर्माण करता है। तो माता के ब्लड से सीधे सीधे कनेक्शन इसका है, तो डिफ्यूज़न के द्वारा, फैगोसाइटोसिस के द्वारा और पिनोसाइटोसिस आदि क्रियाओं के द्वारा ये क्या करता है? माता के ब्लड से सीधा सीधा कोरियोनिक बिलाई के द्वारा भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा हो रहा है? प्लेसेंटा के द्वारा हो रहा है। पाचन, कुछ मात्रा में प्रोटीन का पाचन भी प्लेसेंटा की कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। जटिल प्रोटीन को सरल प्रोटीन और एमिनो एसिड में बदला जाता है। तो पाचन भी कर रहा है और परिवहन भी कर रहा है। उत्सर्जन, वो विशिष्ट जहाँ यहाँ पर भ्रूण के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भ्रूण में भी हो रही हैं, पाचन पोषण हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अवशिष्ट पदार्थ भी बनेंगे, तो उनका उत्सर्जन जो है वो किसके द्वारा हो रहा है? अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू होते हुए प्लेसेंटा के द्वारा ही होता है और माता के ब्लड में डाल दिया जाता है और फिर माता के ब्लड से फिर उनके उत्सर्जित तंत्र में डाल दिए जाते हैं। तो इस तरह से उत्सर्जन का काम भी अवशिष्ट पदार्थ या नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स का एक्सक्रीशन किसके द्वारा हो रहा है? प्लेसेंटा के थ्रू ही हो रहा है, उसी के माध्यम से हो रहा है। श्वसन या रेस्पिरेशन की क्रिया, इसको भ्रूण को ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होगा? माता के ब्लड में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन कैरी कर रहा है ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़न के द्वारा कोरियोनिक बिलाई से होते हुए इसके ब्लड वेसल्स में जाएंगे, भ्रूण के ब्लड वेसल्स में, और भ्रूण के ब्लड वेसल्स से होते हुए आर्टरीज के द्वारा कहाँ पहुँच जाएंगे? भ्रूण के पास पहुंच जाएंगे और भ्रूण को ऑक्सीजन प्रदान करेंगे। और इसके फलस्वरूप यहाँ पर जो श्वसन की क्रिया होगी, फूड का ऑक्सीडेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी वापस किसके द्वारा जाएंगे? यहाँ पर इन्हीं के ब्लड वेसल्स के द्वारा कहाँ डाल दिए जाएंगे? माता के ब्लड में डाल दिए जाएंगे, फिर वहाँ पर माता के ब्लड से बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो रेस्पिरेशन यानी कि गैसों का ट्रांसपोर्ट भी किसके द्वारा हो रहा है? रेस्पिरेशन जो है वो किसके द्वारा? प्लेसेंटा के माध्यम से ही हो रहा है। उसके अलावा प्रतिरक्षी पदार्थ, जैसे कि माता के ब्लड में एंटीबॉडीज़ उपस्थित हैं कुछ रोग के, जैसे मीज़ल्स है, चिकन पॉक्स है, पोलियो आदि के एंटीबॉडीज़ माता के ब्लड में हैं, तो ये एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू ही भ्रूण तक पहुंच जाते हैं। तो इम्यूनिटी प्रदान करने का या प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य भी प्लेसेंटा कर रहा है। पैथोजेंस, कुछ हानिकारक फंक्शंस भी प्लेसेंटा के होते हैं, जैसे कुछ पैथोजेंस होते हैं, जैसे HIV का वायरस है, हेपेटाइटिस का वायरस है आदि कुछ वायरसेस जो होते हैं माता के ब्लड के थ्रू कई बार प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण तक पहुंच जाते हैं और भ्रूण को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ ड्रग और हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जिनको कहा जाता है, जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं और यहाँ पर विकसित होते हैं भ्रूण के अंग निर्माण की प्रक्रिया को या ऑर्गेनोजेनेसिस को प्रभावित करते हैं, जिसके फलस्वरूप डिफॉर्मिटीज़ उत्पन्न हो जाती हैं। तो उनको कहा जाता है, उन केमिकल्स को टेरेटोजन कहा जाता है। तो इन टेरेटोजन भी प्लेसेंटा को क्रॉस करके भ्रूण तक पहुँच सकते हैं।
थैलेडोमाइड विशेष माता के द्वारा कोई ड्रग्स जैसे कि कुछ दवाई लिया जाता है, कई एनाल्जेसिक दवाइयाँ ली जाती हैं, एंटीबायोटिक्स ली जाती हैं। यह थैलेडोमाइड एक नाम दिया गया है स्पष्ट रूप से कि वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके पहुंच जाता है भ्रूण तक या एम्ब्रियो तक और उसके अंग निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। सबसे अंत में महत्वपूर्ण कार्य प्लेसेंटा का है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड की भांति कार्य करना या किसके अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति कार्य करना और बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन करना। और जो वे हार्मोन स्रावित होते हैं वो सारे के सारे भ्रूण के पोषण के संबंधित होते हैं और उसके विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। और साथ ही साथ आगे की ओर उसमें भ्रूण माता के शरीर में इस तरह का माने डेवलपमेंट कर देते हैं कि ताकि उसको भ्रूण को जन्म के समय भ्रूण को पोषण प्राप्त हो जाए और जैसे ही बर्थ हो बच्चे का तो उसके लिए माता जो तैयार हो जाए पोषण देने के लिए। तो वो सारे परिवर्तन प्लेसेंटा के द्वारा ही उत्पन्न हार्मोन के द्वारा होता है। देखते हैं प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। प्लेसेंटा से हार्मोन सीक्रेट होने वाले में मुख्य रूप से स्टेरॉइड और प्रोटीन, दो प्रकार के प्रोटीनियस हार्मोन होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन में होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और प्रोटीनियस हार्मोन में होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG और HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन और ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। दो प्रकार के प्रोटीन वाले हार्मोन होते हैं और दो प्रकार के स्टेरॉइड हार्मोन सीक्रेट होते हैं। उसके अलावा भी और अन्य हार्मोन सीक्रेट होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए HCG या ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन प्लेसेंटा से रिलीज होता है और ये क्या करता है, कोरियोनिक विलाई को फॉर्मेशन के लिए मदद करता है और साथ ही साथ कार्पस ल्यूटियम की सक्रियता को बनाए रखता है। कार्पस ल्यूटियम की सक्रियता ओव्यूलेशन के पश्चात जब एग जो है सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है तब खाली जो एम्प्टी फॉलिकल होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है। तो उस कॉर्पस ल्यूटियम से किसका सिक्रीशन होता है, कार्पस ल्यूटियम को वो मेंटेन करके रखता है। और कार्पस ल्यूटियम से किसका स्राव होता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन्स का स्राव होता है। और दोनों ही हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए और एंडोमेट्रियम की दीवार जो अंतः स्तर है जिस पर स्थापित है गर्भ जो है या भ्रूण स्थापित है उस स्तर को बनाए रखने के लिए और मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और इनके सिक्रीशन को कौन करता है, कार्पस ल्यूटियम। तो कार्पस ल्यूटियम की सक्रियता को कौन मेंटेन करता है, HCG या कोरियोनिक ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो सिर्फ प्लेसेंटा से स्रावित होता है। तो इसीलिए इसको प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन कहते हैं। इसका लेवल प्रेगनेंसी जैसे ही गर्भ जो है भ्रूण जो है यूटेरस की दीवार में स्थापित हो जाता है या कंसीव हो जाता है या विलाई का फॉर्मेशन हो जाता है तब इस हार्मोन का सिक्रीशन होता है। तो ये हार्मोन का लेवल जो है वो बहुत अधिक होता है माता के ब्लड में। प्रेगनेंसी जब स्थापित हो जाता है तो ये HCG जो है वो बहुत अधिक होता है, यहाँ तक कि यूरिन में भी पाया जाता है। इसीलिए प्रेगनेंसी टेस्ट में इस हार्मोन को जांचा जाता है, इसी की जांच की जाती है, यूरिन की जांच की जाती है जिससे इसी हार्मोन की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। यदि यूरिन में इस हार्मोन की उपस्थिति पॉजिटिव आती है तो वो महिला जो है वो गर्भवती है या प्रेग्नेंट है। तो इस हार्मोन को क्या कहा जाता है, प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन भी कहा जाता है। आजकल जो किट आते हैं उसमें इसी हार्मोन की चेक किया जाता है यूरिन को डालकर। प्रेगनेंसी प्रेगान्यूज या प्रेग कलर आदि जो भी प्रेगनेंसी किट होते हैं उसमें किसका टेस्ट किया जाता है, HCG या ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का टेस्ट किया जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन। और इसका मुख्य कार्य क्या है, कार्पस ल्यूटियम की सक्रियता को बनाए रखना ताकि कार्पस ल्यूटियम जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को अच्छे से सिक्रीट करें और एंडोमेट्रियम की वॉल को अच्छे से बनाकर रखें, मेंटेन करें ताकि प्रेगनेंसी या गर्भ जो है वो अच्छे से इसमें स्थापित हो सके। दूसरा है HPL या ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन। ये ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन मतलब मिल्क से रिलेटेड है। तो मैमेरी ग्लैंड की वृद्धि और दुग्ध निर्माण से संबंधित हार्मोन है जो इसको विकसित करते हैं, मैमेरी ग्लैंड की वृद्धि को बढ़ा देते हैं, स्तन ग्रंथियों का विकास करते हैं और साथ ही साथ उसमें दुग्ध के निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देते हैं HPL, जिससे क्या होता है जो भ्रूण का जो है वो बर्थ के बाद पोषण के लिए तैयारी
चलता है मेमरी ग्लैंड से, है ना। एस्ट्रोजन हार्मोन, कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन भी स्रावित होता है इसमें से, प्लेसेंटा से, जो स्तन में मिल्क डक्ट को, स्तन ग्रंथि के वृद्धि को तो प्रेरित करता है HPL, है ना, स्तन ग्रंथि की वृद्धि को, लेकिन स्तन ग्रंथि के अंदर में उसकी जो डक्ट होती हैं, जो नलिकाएं होती हैं, उनका डेवलपमेंट किसके द्वारा होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन एक और महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज होने से रोक देते हैं। जब तक प्रेगनेंसी रहता है तब तक फॉलिकल्स का निर्माण नहीं होता और साथ ही साथ ओव्यूलेशन की प्रक्रिया नहीं होती है, जिसके कारण प्रेगनेंसी जो है वो ठहर पाता है। यानी जैसे ही प्रेगनेंसी माने मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोक देता है, एक तरह से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करने से रोक कर मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोक देता है, मतलब मेंसेस की प्रक्रिया जो है वो नहीं होती है एस्ट्रोजन के हार्मोन के कारण। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन, इसका लेवल हाई होता है ना। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्लेसेंटा से स्रावित होते हैं, जो मेमरी ग्लैंड के फॉर्मेशन के लिए और साथ ही साथ एंडोमेट्रियम की वॉल को बनाए रखने के लिए, एंडोमेट्रियल बेड जो होता है जिस पर भ्रूण स्थापित होता है, उसको बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? प्रोजेस्टेरॉन। और ओवरऑल ये सारे के सारे हार्मोन भ्रूण को गर्भ में सुरक्षा प्रदान करते हैं और 9 महीने तक पोषण प्रदान करते हैं, ठीक है। उसके बाद कार्टिसोल, इसके अलावा भी कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं। कार्टिसोल, जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, ये भी स्रावित होता है। प्रोलैक्टिन दुग्ध निर्माण से रिलेटेड हार्मोन है। थायरॉक्सिन होता है और रिलैक्सिन होता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो इसकी वृद्धि और विकास के लिए, भ्रूण की जो वृद्धि की प्रक्रिया है उसको रेगुलेट करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। उसके अलावा और एक हार्मोन रिलैक्सिन रिलीज होता है। ये रिलैक्सिन क्या करता है कि बच्चे के बर्थ के समय में यहाँ पर सर्विक्स को चौड़ा करने में, प्यूबिक सिम्फाइसिस में जो लिगामेंट होते हैं उसको चौड़ा करने में, ढीला करके यहाँ पर का जो सर्विक्स है, बर्थ कैनाल है, उसको चौड़ा करता है ताकि भ्रूण जो है वो आसानी से बर्थ कैनाल चौड़ा हो जाए और इसमें डिलीवरी जो है वो आसानी हो जाए। तो रिलैक्सिन हार्मोन एक और महत्वपूर्ण कार्य करता है कि भ्रूण जितने भी मेम्ब्रेन के द्वारा प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, जितने भी मेम्ब्रेन के द्वारा माता के गर्भ से जुड़ा हुआ है, उन सारे मेम्ब्रेन्स को काटने का कार्य कौन करता है? रिलैक्सिन हार्मोन करता है और साथ ही साथ सर्विक्स को फैलाने का कार्य करता है। तो 2 महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिसके कारण बर्थ जो है वो आसान हो जाती है, डिलीवरी आसान हो जाती है। तो ये महत्वपूर्ण हार्मोन इसमें पाए जाते हैं और इनके कार्य जो हैं वो आपको अच्छे से याद करना है। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्लेसेंटा निर्माण के साथ ही साथ यहाँ पर अंगों का निर्माण भी चल रहा है। तो किस तरह से कौन से महीने में भ्रूण का कौन सा अंग बन जाता है और क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं, NCERT में डिस्कस किया गया है, ये आपके कोर्स में है, थोड़ा आगे उसको देख लेते हैं। हमने अभी प्लेसेंटा देखा, प्लेसेंटा बनने के साथ ही साथ पूरी प्रेगनेंसी पीरियड में किस तरह से एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होता है और कौन से महीने में कौन से अंगों का विकास होता है, ये रफ आइडिया आपको देना है, बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है। NCERT में जो दिया है वो आपको अच्छे से याद करना है। सबसे पहले देखिए 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, 270 डेज से 280 डेज़ का होता है प्रेगनेंसी। इसमें फर्स्ट मंथ में देखा जाता है हार्ट का डेवलपमेंट हो जाता है और हार्ट बीट को स्टेथोस्कोप से माँ के गर्भ से सुना जा सकता है बाहर से। सेकेंड मंथ में माने आफ्टर फर्टिलाइजेशन, माने जाइगोट बनने के फर्स्ट मंथ में, है ना, पहले महीना पूरा होने पर हार्ट बीट सुनाई पड़ सकता है। सेकेंड मंथ कंप्लीट होने पर फुट और लिम्स और फिंगर्स, हाथ पैर जो हैं और फिंगर्स, हाथ पैर और उंगलियां जो हैं वो विकसित हो जाती हैं। तीसरे महीने के अंत तक, माने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 3 महीने में बांटा जाता है 9 महीने को। पहले 3 महीने को फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दूसरा 3 महीने को सेकंड ट्राइमेस्टर और आखिरी के 3 महीने को थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि एंड ऑफ द थर्ड मंथ में क्या होता है, सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम्स, कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम आदि सारे सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जितने भी हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया वगैरह, सारे के सारे थर्ड मंथ तक ऑर्गन सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाते हैं और पता चल जाता है भ्रूण माने गर्भाशय के अंदर कि जो बच्चा है वो किस तरह से डेवलप है, उसके सारे सिस्टम जो है वो थर्ड मंथ तक डेवलप हो जाते हैं। तो फर्स्ट से लेकर थर्ड मंथ तक का जो समय होता है बहुत ही सेंसिटिव और संवेदनशील होता है। उस समय सारे अंगों का विकास हो रहा होता है, सारे सिस्टम्स का विकास हो रहा होता है। इसीलिए उसी समय कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान कि कोई भी अन्य दवाइयाँ जो हैं वो नहीं ली जानी चाहिए ताकि प्लेसेंटा के थ्रू वो एम्ब्रियो तक ना पहुँचे और अंग निर्माण की प्रक्रिया जो है वो प्रभावित ना हो। तो पहला 3 महीना को इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है बच्चे के विकास के लिए।
उसके बाद 5वें महीने में फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द बेबी, है ना, बेबी कहते हैं बेबी का जो मूवमेंट है वो बाहर से दिखाई पड़ता है या पता चलता है। फर्स्ट मूवमेंट कैसे कब पता चलता है, 5वें महीने में पता चलता है। साथ ही साथ उसके सिर पर बाल आ जाते हैं, हेयर्स ऑन द हेड। 6वें महीने में क्या दिखाई पड़ता है, पूरे के पूरे होल बॉडी में, है ना, होल बॉडी में पूरे होल बॉडी में क्या हो जाता है, हेयर्स ऑन होल बॉडी, पूरे शरीर में हेयर्स डेवलप हो जाते हैं। आई लिड्स ओपन हो जाते हैं और आई लैशेस यानी बरौनियाँ, पलकें खुल जाती हैं और बरौनियाँ जो है वो उसमें आई लैशेस या बरौनियाँ डेवलप हो जाती हैं 6th मंथ में। उसके बाद 9th मंथ के आते आते बेबी जो है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है फीटस, और वो बर्थ के लिए रेडी हो जाता है या प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। तो ये हो गया प्लेसेंटा और प्रेगनेंसी से रिलेटेड बातें हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से बेबी जो है वो डेवलप हो गया है तो उसका पार्चुरेशन यानी कि बर्थ किस तरह से होगा और उसका फीडिंग या लैक्टेशन कैसे होगा, किस तरह से हार्मोन्स जो है उसको प्रभावित करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम आज देख लिए प्लेसेंटा क्या है, माता और भ्रूण के बीच में यानी कि माँ और बच्चे के बीच का एक इंटीमेट रिलेशनशिप है या इंटीमेट कनेक्शन है, बहुत ही क्लोज कनेक्शन है, जो ना केवल फिजिकल बल्कि फिजियोलॉजिकल कनेक्शन है, इमोशनल कनेक्शन है, जिसके द्वारा माता से भ्रूण को पूरी तरह से पोषण प्राप्त किया जाता है और पूर्ण रूप से बच्चा जो है वो सुरक्षित तरीके से डेवलप होता है माता के गर्भाशय में इस पोषण की वजह से। तो हम देख चुके हैं प्लेसेंटा का निर्माण किस तरह से होता है, कोरियन के द्वारा होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कोरियोनिक प्लेसेंटा। बाद में एक डिस्क रूप में शेष हो जाता है, इसलिए डिस्कॉइडल या मेटाडिस्कॉइडल प्लेसेंटा कहा जाता है। और हीमोकोरियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोरियोनिक विलाई का सीधा संपर्क माता के ब्लड से होता है। और प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या हो गया, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन और साथ ही साथ और क्या प्रक्रिया, इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा प्रदान करना, एंटीबॉडीज़ भी डेवलप हो माने प्लेसेंटा के थ्रू माता से भ्रूण को जाती है। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण हार्मोन्स का स्रवण जो पूरे प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखते हैं और भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करते हैं और भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं। तो ये हो गया प्रेगनेंसी और प्लेसेंटा से रिलेटेड। आगे हम पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, बच्चे का बर्थ या प्रसव किस तरह से होता है और उसका लैक्टेशन किस तरह से होता है।